नमस्कार आप सभी को। मैं हूं डॉक्टर मीनू पांडे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे समक्ष उपस्थित हैं भोपाल के सुप्रसिद्ध साहित्यकार आदरणीय गोकुल सोनी जी। सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जी है। नमस्कार मीनू जी, और दर्शकों के लिए भी श्रोताओं के लिए भी हमारा अभिवादन, सादर नमस्कार। और सोनी जी की जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि ढेर सारी पुस्तकें प्रकाशित हैं। देखिए, पढ़े लिखों के शहर में जब व्यक्ति खुद पढ़ा लिखा होता है तो पढ़े लिखों को किस तरह से जो एक आप बोल सकते हैं कि छोटी छोटी रचनाओं के माध्यम से, लघु कथाओं के माध्यम से संदेश दे सकता है, इसका उदाहरण है। तो आप जरूर पढ़िएगा ये वाली पुस्तक, पढ़े लिखों के शहर में। और सरल एवं संक्षिप्त समीक्षा सिद्धांत। क्योंकि क्या होता है कि व्यक्ति जब लिखना शुरू करता है, बहुत सारी मिस्टेक होती हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे हम बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तब हमें लगता है कि अब हमारा जो लेखन है ये इसको आखिर परिष्कृत कैसे करें। समीक्षा ही एकमात्र एक सहारा होती है जिसके द्वारा हम अपने लेखन को परिष्कृत कर सकते हैं। लेकिन वो कौन करेगा, समीक्षा कौन करेगा? एक अच्छे समीक्षक की हमेशा हमें तलाश होती है। इन केस नहीं मिल रहा है तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। वो 30 घंटे, ये कहानी संग्रह है, बहुत ही रोचक कहानियों का संग्रह है जो कि आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। अपने अपने समीकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। साहित्य है हम सब जब हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं, हम किस तरह से हमारा जो जीवन है, जीवन यापन कर रहे हैं, क्या हमारी अच्छाई है, बुराइयां हैं, उन सारे चीजों को यदि आप देखें तो इस पुस्तक में इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। और सारे बगले संत हो गए व्यंग संग्रह है। तो आपने देखा, इतने सारी जो पुस्तकें हैं, इनके जो रचयिता है आदरणीय गोकुल सोनी जी, फिर से हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। और साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में। आपका जन्म कहाँ हुआ? ये तो मैं जानती हूँ कि आप बुंदेलखंड में, बुंदेलखंडी में रचे बसे हैं। तो थोड़ा सा आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपका स्कूल लाइफ, आपकी एजुकेशन, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो जैसा कि आपने कहा बुंदेलखंडी है, तो जो थोड़ा भी बुंदेलखंड की सभ्यता से परिचित हैं उन्होंने आल्हा जरूर पढ़ा होगा। जरूर। और आल्हा में एक प्रसंग आता है पथरीगढ़ की लड़ाई। तो वो पथरीगढ़ ही मेरा गांव है। अच्छा। उसका नाम आज की तारीख में खिमलासा है। पहले उसका किसी जमाने में जब परिहार या प्रतिहार शासकों ने बसाया था तो उसको कमल के फूल के आकार में बसाया था। तो कमल के फूल के आकार में बसाहट थी तो उसका नाम था कमलासा। अच्छा। कमल जैसा। बाद में वो नाम बिगड़ते बिगड़ते हो गया खिमलासा। पर आज भी वहाँ बड़े खूबसूरत महल हैं, बावड़ी हैं, 2 किले हैं। अच्छा। फेमस बड़े आर्किटेक्ट में पंचपीर की दरगाह है, नगीना महल है, और बड़ा सुंदर एक तालाब भी है जहाँ राजकमल खिलते हैं। अच्छा। और पत्थर की बड़ी बड़ी खदानें हैं जिससे पत्थर दूर दूर तक सप्लाई होते हैं, इमारती पत्थर, और ये ट्रेनों में गिट्टियों के रूप में जो तब्दील होते हैं वो। तो इस तरह से स्वस्थ उधर का सौंदर्य हमारे गांव में काफी है। और जहाँ तक कहा, व्यावसायिक दृष्टि से भी अच्छा है। अभी बड़ा गांव है, कस्बा बोल सकते हैं आप। और इसको अगर आप देखना चाहें तो तीसरी कसम फिल्म देखें। अच्छा। तीसरी कसम फिल्म में हमारे गांव की ही शूटिंग। अरे वाह, क्या तो आप तो ऐतिहासिक स्थल में आपकी जन्मभूमि रही है। तो जी वही मेरा जन्म हुआ। और अच्छी बात यह है कि हमारी माँ भी खिमरासा से ही थी। अच्छा। और मेरे पिताजी भी खिमरासा से ही थे। अरे वाह, तो हमारे मामा जी वगैरह सब लोग वहीं रहते थे। तो इस तरह ग्रामीण पृष्ठभूमि पड़े। और हमारे बाबा जो उस समय हुआ करते थे, जागीरदार वगैरह थे, तो जमीन वगैरह काफी थी। तो मतलब उस हिसाब से थोड़ा सा पालन पोषण उस ढंग से हुआ। परंतु उसका एक बड़ा अंतर ये आया, ऐसा नहीं रहा कि जो प्रेमचंद के जागीरदार हुआ करते थे वैसे जागीरदार रहे। बड़े संवेदनशील और गरीबों का हित रखने वाले। तो वही संस्कार मेरे परिवार से मेरे लिए मिले हैं कि जो मतलब गरीबों के प्रति संवेदना हो और मानवीय भावनाएं हो, दया की हो, प्रेम की भावनाएं, वो मेरे अंदर संस्कार से आई। तो बहुत खुशी हुई आपके बारे में जानकर। साथ ही साथ हम आपकी जो बात कर रहे हैं आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि की, तो अभी आपने अपना बचपन बताया और अपने माताजी पिताजी के बारे में बताया।
हम जानना चाहेंगे आपके जो बच्चे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद मीनू जी। असल में बच्चों के पहले हमें उनकी माँ के बारे में बताना होगा। जरूर, बहुत यह आवश्यक, क्योंकि उन्होंने ही हम सबको सहेज कर रखा है। बहुत अच्छा स्वभाव है, और मैं हूँ, मैं अगर किसी तर्ज पर जा सका हूँ तो मैं इसका श्रेय मेरी पत्नी को देता हूँ। बहुत शांत स्वभाव, बहुत अच्छा स्वभाव, बहुत बुद्धिमानी है, और हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को वही सहेज कर रखती हैं। बच्चे, हमारे एक बेटा है जो एक्टर है और कई सीरियलों में आया है। ये है मोहब्बतें, हौसला ना हारेंगे, हम सावधान इंडिया, फियर फाइल्स में आया है, और तुम्हारे परमावतार श्री कृष्णा में आया है। उसकी एक फिल्म है द प्योरिटी ऑफ सोल, शुद्धि, वो कान फिल्म फेस्टिवल तक गई है और उसको 14 अवार्ड मिले हैं। और एक और 2-3 फिल्में और हैं, सस्पेंस मूवी हैं, 3-4 उसके जी। हमारे दर्शक आपके बेटे का नाम भी जानना चाहेंगे। जी, अमित सोनी है उसका नाम। और उसके सॉन्ग एल्बम भी रिलीज हुए हैं, सोनी से हुए हैं, हॉट स्टार से हुए हैं, और भी कई चैनलों से हुए हैं। और बेटी है वो हमारे टॉपर रही है इसमें बायोटेक्नोलॉजी में, और वो जो स्टंट बनाने वाली कंपनी है, जो हृदय में स्टंट लगते हैं और ऑपरेशन के जो तुम्हारे औजार बनाने वाली कंपनी, उसमें श्री जी हेल्थ केयर में है वो। तो इस तरह बच्चा, हमारा परिवार, हमारी बहू भी बहुत होशियार, इंटेलिजेंट है, MSc फर्स्ट क्लास है, और स्वाति उसका नाम है, वो भी बहुत अच्छी एक स्कूल में पढ़ाती है। इस तरह हमारा बड़ा प्यार, हमारी नातिन भी है छोटी सी बांधवी। इस तरह हमारा बड़ा छोटा सा प्यारा परिवार है, और मैं समझता हूँ अगर आदमी की गृहस्थी संतुष्ट है तो वो सुखी रहेगा। मेरे सुखी रहने का राज यही है। साथ ही साथ जॉब, जैसा कि मैं जानती हूँ जहाँ तक आपको, कि आप जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसमें आप मैनेजर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो किस तरह से आपका ये जॉब का सफर रहा, आपने क्या सोचा, फिर किस डायरेक्शन में आपकी टर्न और ट्विस्ट होकर, ये सारी चीजें हम सुनना चाहेंगे। ये वो गाड़ी है जी, जो कई मार्गों पे गई और वापस लौट आई जी। और अब इसके बारे में जैसे क्या बताएं, मैंने शुरू से, मेरे पिताजी बोले कि मेरी माँ की मृत्यु जब मैं 6वीं क्लास में था तो ट्यूबरकुलोसिस से हुई। तो स्वाभाविक भावना होती है कि मैं बोला मैं डॉक्टर बनूंगा। पिताजी भी बोले डॉक्टर बनना। मैंने कहा ठीक है, मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट ले लिया। उसके बाद जब मैंने एक बार PMT दिया तो किस्मत देखिए कि आखिरी में टाई हो गई। मतलब आखिरी नंबर मेरा था सिलेक्ट होने वालों में, और एक लड़के का और था, बराबर नंबर थे। तो यहाँ ईदगाह हिल पे हबीब मंजिल पे उसका ऑफिस था, मैं आया तो उन्होंने बताया देखो भाई, आपका और एक लड़का और है, उसके बराबर नंबर है और आखिरी सीट आपकी है। तो बोले यदि आप हमें 5000 रुपए दें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेडिकल में, और नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि उस लड़के का होगा, क्योंकि उसकी एज आपसे ज्यादा है। तो मुझे बचपन से थोड़ा एक ईमानदारी के कीड़े ने ज्यादा काटा हुआ है, तो वो आज भी मतलब एक प्रभाव है, या माँ पिताजी के दिए संस्कार समझे। मैंने कहा नहीं, रिश्वत तो मैं नहीं दूंगा। तो भाई मैं डॉक्टर बनते बनते रह गया। अब उसके बाद चले आगे चल के मैंने बायो साइंस से BSc कर ली। BSc करने के बाद मैंने, सब लोग बोले कि स्टेनोग्राफी बहुत टफ होती है और उसमें 60-70 लोग बैठते, मुश्किल से 1 या 2 पास होते हैं। तो हमने कहा अगर बहुत टफ है तो वही करूंगा मैं। तो फिर मैंने स्टेनोग्राफी पास की। तो उस समय IFS एग्जाम होता था, इंडियन फॉरेन सर्विस, आज भी मेरे ख्याल से होता होगा, जो राजदूत के साथ स्टेनोग्राफर जाता है, उसमें मांगते थे 120 शब्द प्रति मिनट। अच्छा। UPSC के एग्जाम के थ्रू। तो मैंने उसकी अच्छी तैयारी की, और उस समय मेरी तैयारी थी 130 शब्द प्रति मिनट की। अच्छा। मतलब मैं बड़े आसानी से क्रॉस कर सकता था। पर आप किस्मत देखिए कि वहां भी दूसरी ट्रैक पे गाड़ी मुड़ी। मेरा मुझे ये क्या बोलते, मोतीजरा होता है ना, वो इस टाइप का टाइफाइड हो गया, और वो बड़ा लंबा चला, और एग्जाम वगैरह सब उसका छूट गया। अब फिर लोग बोले कि उसके लिए फिर मेरे, चूंकि मैंने स्टेनोग्राफी कर ली थी, तो मेरे लिए और भी आए कि कलेक्टर का PA या मजिस्ट्रेट का PA या वो, तो मेरा मन नहीं हुआ उधर जाने का। मैंने कहा कि मैं जाऊंगा तो कोई ऐसी जगह, वो भी बनते बनते आप रह गए। तो वो भी बनते बनते रह गए, हम स्टेनोग्राफर बनते बनते भी रह गए। फिर लोग बोले कि भाई बैंक का एग्जाम बहुत टफ होता है। तो कुछ दिनों बाद मेरी स्टेनोग्राफर की एग्जाम थी, वार्षिक परीक्षा, उसी की समय की बात है। तो मैंने कहा अगर बहुत टफ होता है तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक बार बैठ के देखता हूँ, और फिर हमें पैटर्न पता चल जाएगा, तो मैं फिर अच्छी तैयारी के साथ बैठूंगा।
अब मैंने कहा कि मैं 3 दिन देता हूँ बैंक की पढ़ाई के लिए, सिर्फ 3 दिन पढ़ूंगा क्योंकि मेरे स्टेनोग्राफी की पढ़ाई करना है। तो मैं सागर में एक महाकौशल जनरल स्टोर है, तो मैंने कहा बैंक की तैयारी की किताब दो। तो उन्होंने बड़ी भारी भरकम सी किताब पकड़ा दी। मैंने कहा नहीं इसको तो देख के डर लग रहा है, इससे छोटी दो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये इससे छोटी ले लो। उस जमाने में बोले 18 रुपए की है। मैंने कहा नहीं इससे भी छोटी दो। तो पहले मुंह देखने लगा, फिर उसने एक 8 रुपए की किताब ला के दी। मैंने कहा इससे भी छोटे दो, मेरे 3 दिन पढ़ना है। तो कहने लगे फिर पढ़ी काहे को रहे हो। फिर बोले रुको। फिर उसको कुछ याद आया, सबसे पीछे गया अपने गोडाउन में, धूल झड़ा के 5 रुपए की किताब लेके आया। अच्छा। मैंने कहा हमें ये किताब दे दो, ये सही है। फिर वो मैंने 5 रुपए की किताब 3 दिन पढ़ी और उद्देश्य तो यही था कि पैटर्न देख लें। बैठा तो किस्मत से उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए मेरे और सिलेक्शन हो गया। और ये हमें ऐसे पता चला कि जब मेरा ओरल इंटरव्यू हुआ तो उसमें मुझे आभास हो गया कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो बड़े कठिन सवाल थे वो तो पूछे। तो उसने कहा कि सोनी जी आपकी हॉबी क्या है। तो मैं अपनी कुछ पेंटिंग्स ले गया था उनको दिखाने के लिए। तो पेंटिंग्स दिखाई, 3 पेंटिंग। तो उन्होंने बड़ी प्रशंसा की, आपका कंट्रास्ट बहुत अच्छा है, आपको रंगों की समझ बहुत अच्छी है, ऐसा वैसा ये सब हो गया। फिर कहने लगे और, तो मैंने कहा कि मैं बैंजो भी बजाता हूँ, उस समय बैंजो बजाता था। बोले वेरी गुड। फिर मैंने कहा कि मैं ऑर्केस्ट्रा पार्टी में कभी कभी गाने वाने भी गा लेता हूँ। तो कहने लगे वेरी गुड। अब उन्होंने एक प्रश्न ऐसा दागा, वो प्रश्न मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ, आज भी मुझे याद है कि वो एक अलग टाइप का प्रश्न था। यहाँ बुद्धि की परीक्षा होती है। तो वो कहने लगे किसके गाने गाते हैं। तो मैंने कहा मैं मुकेश के गाने गाना जाना पसंद करता हूँ, वैसे सभी के गाता हूँ। तो वो कहने लगे अच्छा सोनी जी एक बात बताएं, आप पेंटिंग भी करते हैं, आप ड्राइंग भी करते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेते हैं, आप गाना भी गाते हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि आप अपने यूनिवर्सिटी में बड़े प्रोमिनेंट फिगर होंगे। अब यदि मैं यहाँ कह देता हूँ कि हाँ था, तो उसमें मेरा अहंकार झलकता है, घमंड झलकता है। और अगर मैं कह देता हूँ कि नहीं था, तो ये बात को काटना हो जाएगा। तो मैंने 1 सेकंड सोचा और मैंने कहा सर ऐसा है, मुझे अपने दर्शकों का, अपने श्रोताओं का, अपने कॉलेज वालों का, जनता का बहुत प्यार मिला है। अब इसको चाहे आप प्रोमिनेंट फिगर कह लें, चाहे कुछ भी कह लें। तो वो कहने लगे आपके जवाब देने का तरीका बड़ा खूबसूरत है। तो मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने लगे आप जाइए, यहाँ आपकी हॉबी को हम बढ़ावा देंगे। जब उन्होंने ये वाक्य बोला तो मैं समझ गया कि भाई इनको मैं पसंद आ गया। इस तरह मैं एक्सीडेंटली बैंक में आ गया। मन नहीं माना कि नहीं यार ये हमारा वो नहीं है, स्टेनोग्राफी भी नहीं है, बैंक में नहीं जाना है। और वो ईमानदारी का कीड़ा फिर कुल बुलाया। बोले क्या करेंगे। बोले नहीं यार मैं मजिस्ट्रेट बनूंगा। मजिस्ट्रेट बनने के लिए LLB जरूरी है, मैंने करूंगा। यहाँ नाइट क्लासेस लगती थी HCP कॉलेज में, मेरी पोस्टिंग थी बैरसिया में। मैं बड़ी मेहनत से 4 बजे बैरसिया से चलता था, रात में 12 बजे लौटता था क्लास अटेंड करके। और बैंक मुझे 4 बजे जब छोड़ता था, जब मैं सुबह 8 बजे से बैंक में जाके काम करने लगूँ। इस तरह मैंने बड़ी मेहनत से 8 बजे बैंक पहुंचता, बैंक का काम करता, 4 बजे छूटता, क्लास अटेंड करता, रात में 12 बजे घर लौटता। और किस्मत फिर इधर देखिए, जैसे ही मैं फाइनल में पहुंचा, एक रूल बन गया सरकार का कि भाई सिविल जज के लिए या मजिस्ट्रेट के लिए तो वही आदमी अप्लाई कर सकता है जिसने 3 साल कम से कम कोर्ट में प्रैक्टिस की हो। अरे भाई मैं बैंक में नौकरी कर रहा हूँ, कोर्ट की प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट। फिर मैं समझ गया कि भगवान, अच्छा ऐसा ही नहीं, अचानक से नहीं उसमें भी एक बात और हुई कि अचानक मेरा एक आ गया। मैं भोपाल घूमने आया तो मेरे भाई ने बताया कि तुम्हारा इंटरव्यू आया पड़ा है। बोले काहे का। बोले विजिलेंस ऑफिसर का। तो कहने लगे अभी आधा घंटे बाद है। तो मैंने कहा आधा घंटे बाद है। उसमें फोटो भी बुलाई, मार्कशीट। मैंने कहा दोनों नहीं है। एक दोस्त था मेरा, उससे फोन किया, क्यों भाई मोहन तू जा रहा है। बोले हाँ मैं जा रहा हूँ। तो बोले, मैंने कहा मेरे पास तो मार्कशीट नहीं है। बोले तुम्हारी मार्कशीट की फोटो कॉपी मेरे यहाँ पड़ी है और एक पासपोर्ट साइज की फोटो हमारे उसमें जड़ी है कांच में, मैं कांच तोड़ता हूँ। तो उसने कांच वाँच उखाड़ा, फोटो दे दी। जब तक मैं गया आधा घंटे लेट हो गया। फिर भी उन्होंने कहा बैठ जाओ। और जैसे पेपर करना शुरू किया, लास्ट में उठा, उसमें सिर्फ रिटन ही था। बाद में रिजल्ट आया तो बताया कि नहीं साहब आप सिलेक्ट हो गए हैं, विजिलेंस ऑफिसर का ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ फिर ईमानदारी के कीड़े ने काटे, नहीं भाई पुलिस या नौकरी है, इसमें तो रिश्वत होती है। और सुना है मैंने विजिलेंस में लेके रिश्वत फंस गया है, तो दे के रिश्वत छूट गया, वगैरह वगैरह वगैरह। मैंने कहा नहीं भाई ये भी ठीक नहीं है, बैंक ही अच्छा ईमानदारी का काम है। अब इस तरह मतलब कितनी दिशाओं में मेरी गाड़ी मुड़ी। मगर भगवान भी बहुत अच्छे शिकारी हैं। जैसे कि एक शिकारी को किसी शेर का शिकार कर रहा होता है ना, तो उसको हाँक के अपने गन पॉइंट पे ले आता है। ऐसे भगवान को भी हमसे ये बैंक की नौकरी करवानी थी
और साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश देना था। तो वो हाथ के हमारे ध्यान जरूर इधर उधर भटके, पर भगवान ने अपने निशाने पे मुझे ले लिया था। आखिर में मुझे बैंक में ही रहना पड़ा। और बैंक की भी फिर मैंने जो हायर एग्जाम होती है, CIB होती है, जिसमें 16-17 सब्जेक्ट होते हैं, सब तरह के, वो सब पास की, जो हायर एग्जाम है वो सब पास की हमने। और धीरे धीरे हमारा ये सिलसिला, ये सफर आगे बढ़ा। तो जैसे कि आप बहुत सारी जगह बनते बनते रह गए, लेकिन फाइनली आप बैंक में टिके रह गए, है ना। तो उस पूरे समय का, जब से आपने ज्वाइन किया और जब आप सेवानिवृत्त हुए, उस समय के कुछ 1-2 रोचक प्रसंग जो है वो हम सुनना चाहेंगे आपसे। चाहे वो संस्मरण हो सकते हैं, क्योंकि कुछ मुझे पता है आपका जो सुनाने का तरीका है वो भी रोचक रहता है, और साथ ही साथ आपके साथ अच्छी घटना ही ज्यादा होती हैं। खैर घटनाएं तो बहुत सारी हुई हैं, और एक तो बचपन की सुनाता हूँ कि बचपन में मैं लोगों जो क्लास में स्टूडेंट्स होते थे, तो मैंने बानर सेना बना रखी थी। इंदिरा गांधी का जब मैंने पढ़ा जीवनी, तो मैंने अपनी 25 सदस्यों की सेना बनाई। और उसको नंबर दिए। जासूसी उपन्यासों का बड़ा प्रभाव था। मैंने 4th क्लास से उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिए थे। 2री क्लास से मैंने रामायण पढ़ना शुरू कर दी थी। हमारे यहाँ का माहौल ऐसा था, तो पूरी लाइब्रेरी की सब किताबें पढ़ देता था और परेशान करता रहता था उनको, नई किताबें लाओ। जासूसी उपन्यास का सर, कुछ इंदिरा गांधी की, बानर सेना का सर, तो मैंने अपनी सेना बना ली। उनको नंबर दे दिए, हाजिरी लेता था रोज, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। उनका काम ये था हमारी सेना का, कहीं जुआ हो रहा है उसको पकड़वाना है, कहीं कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है उसको पिटाई लगाना है। तो ऐसे सब काम किया करता था। और पुलिस के साथ, पुलिस बड़ा सहयोग करती थी, क्योंकि उनकी आमदनी हो जाया करती थी। उनको केस मिल जाया करते थे। तो जहां हम पता लगाते, हमारी सेना पूरी जाती है, पता लगाती कि चलो भाई वहां धावा देना है, तो हम लोग पुलिस को लेके बीच में कूद जाते और फिर जुए ताश ये पकड़वाते। ये सब किया हमने। तो उस समय भी बड़े तरह तरह के रोचक प्रसंग भी हुए, और पुलिस वाले हमारे घर के चक्कर लगाया करते, और कहाँ पकड़वा रहे, और पकड़वाओ, ऐसे करके ये होता था। तो ये बचपन की घटनाएं आज भी मुझे याद आती हैं। और मतलब और क्या, अभी कोई रोचक घटनाएं और बहुत सारी हैं, पर एकदम से ऐसी कोई रोचक घटना सुनाना, तो एक तो हमारी संबंधी है कि मैं मर गया था। वो हमारी माँ सुनाती थी हमें कि तुमने दोबारा जिंदगी मिली तुम्हें। अच्छा। जब मैं, एक तो यही एक, अब कैसी घटना समझ लें, रोचक समझेंगे आप, क्या कहेंगे, कि एक बार जब हमें बहुत लंबा मोतीहरा निकला था, बचपन की बात है, तो मेरी नब्ज खत्म हो गई, सांस खत्म हो गई, सब हो गई। घर के लोगों ने देखा, रोना पीटना मच गया। यहाँ तक बहुत देर हो गई, ले जाने की तैयारी लग गई। इतने में हमारे यहाँ एक चौबे जी थे, एक वैद्य जी, बहुत लंबे चौड़े एरिया में माने जाते थे, तो वहाँ से निकल रहे थे किस्मत से। तो वो बोले कि ये रोना पीटना क्यों मचा है? बोले सोनी जी का बच्चा खत्म हो गया है। तो आके उन्होंने देखा, कान लगाए, नब्ज देखी, ये किया, और घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर की तरफ दौड़ लगा दी, और वो अपने साथ 4 पुड़िया लाए, भस्म की, कोई माँ हमारी बताती हैं, और उन्होंने हमारे मुंह में डाल के चम्मच से पानी पिलाना शुरू कर दिया। जैसे 3री पुड़िया हमारे गले में पहुंची है, तो स्पंदन शुरू हो गया, सांस तेज हो गई। फिर 4थी पुड़िया तक आते आते तो हम रोने लगे, मतलब बच्चा था, रोने लगा। तो क्या जिंदा सब में खुशी हो गई। तो इस तरह माँ कहती है कि तुम तो जाके भी वापस लौटे हो। तो ये तो जिंदगी थी, ईश्वर को इतनी भूमिकाएं हमें सौंपना थी, या जैसा भी समझ लीजिए। तो ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं हैं, और अभी बीच में मुझे याद आएगी तो और मैं सुनाऊंगा। अच्छा, अब सवाल आता है कि ये देखिए कि मतलब ऐसी घटनाओं से हमारा जो ईश्वर पर जो विश्वास है वो और दृढ़ हो जाता है कि निश्चित ये जो प्रकृति है और हमारी जितनी जिंदगी लिखी हुई है ना, और उसमें जो जो आपको करने के लिए लिखा हुआ है वो तो होगा ही। यानी हम जब लोग कहते हैं कि भाई ईश्वर नहीं है या ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन इस तरह के प्रसंग हमें बार बार याद दिलाते हैं कि नहीं, ईश्वर है, आप चाहे विश्वास करें या ना करें। मीनू जी, मैं प्रबल आस्थावादी हूँ, और मतलब कई ऐसे लोग हमको भी मिले हाँ, कि ईश्वर नाम की चीज नहीं है। तो हमने उनसे ये कहा, सीधा सा एक बात कि आपको अगर अपनी एक बच्ची की शादी करना होती है तो कितनी सारी तैयारियां लगती हैं, ये वो, और आप बहुत मेहनत करते हो, आप मेहनत कर करके पागल हो जाते हैं, आपको अपने होश नहीं रहता है, और एक छोटी सी बारात आ रही है उसके लिए, और आप कई महीने से तैयारी शुरू कर देते, फिर भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। अब एक बात बताइए कि आपको तो एक काम करना है, सिर्फ एक बच्चे की शादी या लड़के की शादी हो, आप कितने पजल्ड हो गए
इतनी बड़ी दुनिया कोई बगैर व्यवस्था के नहीं चल सकती। इतनी बड़ी दुनिया है। आलू में आलू का ही पैदा होता है, आलू के पौधे में सेब पैदा नहीं हो जाता। ये अनुशासन कौन कायम रखता है? कद्दू में जामुन पैदा नहीं होने लगती, अनुशासन कौन कायम रखता? अब चाहे आपको ईश्वर का नाम दे, अल्लाह का नाम दे, राम का नाम दे, कोई भी शक्ति तो है, कोई भी शक्ति है जिसने इन ग्रहों को, इन ब्रह्मांड को संतुलित रखा है, एक दूसरे से टकरा नहीं जाते हैं, गुणधर्म नहीं बदलते हैं। और इसका कई बार आभास भी होता है। आभास कैसे होता है? आप हजारों मील दूर बैठे हैं और आपको एकदम लगता है कि आपकी माँ पे कोई संकट है, मन में कई तरह के अपशकुन होते हैं, आपको अपने आप आंख पकड़ ये हो रहा है, बड़ी आशंका दुश्चिंता लगती है। आप अपने माँ को गांव पे फोन करती हैं, पता चलो उनकी तबीयत खराब है। कई बार हमें आभास होता है ऐसा नहीं हो जाए, वैसा हो जाता है। ये कौन बता जाता है? कहीं कोई। इसलिए कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सही बात है ना? ईश्वर का अंश हर जीव के अंदर विद्यमान है। और मैं प्रबल आस्थावादी हूँ, इसलिए मैं ऐसे नास्तिकों को यही तर्क देता हूँ कि कम से कम वो नाम कुछ भी दें, पर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करें। दूसरी बात, स्वीकार करने से दूसरा फायदा और भी है कि ईश्वर एक बहुत बड़ी प्रशासन व्यवस्था है। एक जंगल में अगर कोई आदमी जा रहा हो और उसको कुछ अपराध करने का दिमाग में आए कि मैं इसको लूट लूं या किसी औरत को ले जाऊं अपहरण करके, कुछ भी अपराध का आ जाए दिमाग में, तो उसको उधर पुलिस नहीं है, पुलिस का डर नहीं है, कानून का डर नहीं है। और वो क्या सोचता है कि नहीं, भगवान सब देख रहा है, तो वो अनुशासित रहता है, कोई अपराध नहीं करता। तो ईश्वर पे जो आस्था है, इसने हजारों लाखों अपराध होने से रोके हैं, बचाया है, मानवता को बचाया है, सभ्यता को बचाया है, इस समाज को बचाया है। इसलिए ईश्वर को मानने में मैं समझता हूँ कोई बुराई। हाँ, आप साकार रूप में माने, निराकार रूप में माने, वो एक निर्गुण सगुण भक्ति दो अलग विषय हो सकते हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे आपके जो साहित्यिक सफर जो है ये किस तरह से आरंभ हुआ? क्या आप स्कूल से ही लिखना, जैसे आपने कहा पढ़ने का रुझान तो आपका बचपन से ही रहा है, लेकिन क्या आपका जो लेखन है वो कार्य भी स्कूल के दिनों से ही आपने आरंभ कर दिया था, या कॉलेज में आने के बाद, या जॉब में आने के बाद, या फिर अभी सेवानिवृत्ति के पश्चात? साथ ही साथ आपको यदि अपनी प्रथम जो रचना है वो यदि याद हो तो वो भी हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। वास्तव में हुआ क्या, जैसा कि मैंने बताया, मेरी माँ बहुत बुद्धिमान थी। पिताजी तो अपने वो सोने का व्यवसाय था, चांदी का, उसमें मस्त रहते थे। उनको साहित्य से ज्यादा लेना देना नहीं था, थोड़ा कभी कभार पढ़ते हमने बहुत कम देखा, पर हमारी माँ को बड़ा शौक था। और कौन से हमने बचपन में जब समझ विकसित हुई हमारी, तीसरी क्लास में किताबों के प्रति, चौथी क्लास में ही विकसित हुई, तो मैंने देखा हमारे घर में मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास, और भी कई तरह के भगवती चरण वर्मा के उपन्यास, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यास ढेर लगे हुए थे। तो मैंने पढ़ना शुरू किया और मेरी रुचि जागृत हुई उनके प्रति, और मैंने तभी से उपन्यास और किताब पढ़ना शुरू की। बाद में लाइब्रेरी जाने लगा, और लाइब्रेरी के प्रति इतना पागलपन था कि जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो सागर में एक लाइब्रेरी थी, तो उसका ताला खोलने वाला बाद में आता था, मैं पहले पहुंच जाता था। वो कहते थे भैया ताला खोलो, और बाद में जब सब चले जाते थे मैं हमारे कंधे पे हाथ रखता बड़े प्यार से, भैया अब तो मुझे घर जाने दो, तब मैं किताब छोड़ता था। तो पढ़ने का मुझे बहुत शौक रहा और हर तरह की किताबें पढ़ी हैं, सब क्षेत्र में रुचि रही है, धर्म भी, दर्शन भी, अध्यात्म भी, मनोविज्ञान भी, जासूसी भी, और तुम्हारे अपराध विज्ञान भी, सब तरह की किताबें पढ़ने का शौक रहा है और पढ़ी है मैंने। तो पढ़ने की रुचि। अब सवाल आता है लिखी, तो 7वीं कक्षा में था मैं, और ये मतलब 15 अगस्त का समय था, तो मेरे गुरुजी कहने लगे कि तुम तो अंताक्षरी सब चीज भाषण में भी आगे हो, कुछ लिखते क्यों नहीं? तो मैंने कहा अच्छा मैं एक कविता लिख के लाया हूँ, मैं बहुत दिन से झिझक रहा था आपको दिखा। नहीं बताओ। दिखाई तो उन्हें बहुत पसंद आई, आज भी मुझे उसके शब्द याद हैं। जिस दिव्य धरा के वासी, उसका नाम है हिंदुस्तान, वीर शिवाजी और महाराणा की हैं हम संतान। क्या बात है। द्रग में धूल झोंकना, धोखा देना हमें नवाता, दृढ़ प्रतिज्ञ रह देश की सेवा करना हमें है आता। ऐसे कुछ है, मतलब पूरी। जब मैं 7वीं क्लास पास करके 8वीं में आया था, तब मैंने अपनी ये पहली कविता लिखी थी, और वो बहुत पसंद की गई, और बाद में ये विद्यालय की पत्रिका में भी छापी गई। फिर बाद में हायर सेकेंडरी में जब मैं आया तो मतलब हमारे लिए सांस्कृतिक मंत्री चुन लिया गया कार्यक्रम के लिए, और छुटपुट कविताएं लिखी, मुक्त छंद। 10वीं में मैंने सरस्वती वंदना एक लिखी थी, क्योंकि हमारे विद्यालय में एक नियम था कि 11वीं वालों को विदाई देते हैं,
विदाई देते सरस्वती पूजा में। तो वो सरस्वती वंदना मैं आज भी गाता हूँ। अच्छा। वो हमें अभी आश्चर्य होता है कि उसमें 10वीं क्लास में मैंने ऐसी सरस्वती वंदना कैसे, इतनी अच्छी सरस्वती वंदना कैसे ली थी कि आज भी वो प्रासंगिक है। तो अच्छा, मजाकिया स्वभाव शुरू से रहा, तो वो हमें खड़ा कर दिया। जैसे गुरु पूर्णिमा को हमारे गुरुजी ने हमें खड़ा कर दिया, तो मैंने क्या भाषण दो। हमारे गुरुजी ने एक टिप्स बताई थी, वो हमारे आज भी मतलब बहुत काम में आई। शुरू शुरू में जब मैं मंच पे जाने से घबरा रहा था, तो हमारे गुरुजी थे HR ठाकुर और अग्निहोत्री जी, बहुत ही अच्छे थे। आज भी मैं उनको बहुत शिद्दत से याद करता हूँ। वो कहने लगे, देख बेटा इधर आ। बोले हाँ। बोले मैं एक टिप्स दे रहा हूँ, तू सीख ले, कभी नहीं घबराएगा। बोले कहा, बोले जब मंच पे जाओ और तुमने अगर सोचा कि इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, मंत्री जी बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, प्रिंसिपल बैठे, तो तुम घबरा जाओगे। बोले उस समय मेरी बात याद रखना कि जितने यहाँ बैठे सब मूर्ख बैठे हैं, सिर्फ मैं ही होशियार हूँ, जब ही तो मुझे मंच पे बोलने के लिए बुलाया गया है। तो वो उन्होंने दिया तो हंसी तो आई, पर मैं जब भी जाता बिंदास बिल्कुल यही सोचता कि हम कुछ है हमारे अंदर, तभी तो मुझे बुलाया है, हम कोई मूर्ख नहीं है। इतने सारे लड़के बैठे, सबको क्यों नहीं बुलाया, सबको क्यों नहीं बुलाया। इस बात ने मेरे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया। और मैं जब बोलता था तो कुछ मजाकिया स्वभाव की वजह बोलता है। जैसे कि उदाहरण के लिए उन्होंने बुलाया कि बोले कि चलो तुम्हें गुरु पूर्णिमा पर भाषण देना है, तो मैंने भाषण दिया कि देखिए गुरु तो एक हम कच्ची मिट्टी की तरह हैं, गुरु हमें आकृति आकार देता है, और गुरु कहा भी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, और गुरु का उपकार कभी नहीं भूल सकते। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि जिसने हमें एक बात भी कोई सिखाई है वो हमारा गुरु है। जैसे कि हमें कौए से चेतन रहने की, अलर्ट रहने की शिक्षा मिलती है ना। तो हमारा गुरु कौआ है। मतलब दूसरे हमें उससे काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान लगाने की प्रेरणा मिलती है पढ़ाई में, तो बगुला भी हमारा गुरु हो गया, है ना। श्वान निद्रा तथैप्चा, तो अगर कुत्ते जैसी नींद फटाक से जाग जाए विद्यार्थी, 5 लक्षण बोले गए हैं, तो हमने वो लक्षण बोल के कहा। इस तरह ये सिद्ध होता है कि हमारा गुरु कौआ है, हमारा गुरु कुत्ता है, हमारा गुरु और वो है मैं मारू तेरे को एक चाट। उधर से प्रिंसिपल चिल्लाए हंसते हुए, बोले तो ये लड़का बहुत बदमाश है। और जो ठाके लगे हैं तो वो 1 घंटे तक शांत नहीं हुए, तेरे लोग हंसते रहे। वो उन्होंने मंत्री जी को परिचय करवाया, ये हमारे विद्यालय का बहुत मजाकिया छात्र है, बुरा मत मानना, इसकी शैली यही है। तो उन्होंने भी पीठ थपथपाई, कहने लगे तू गुरु को कौआ। मतलब मैंने वही बात वही है। 67 के बाद फिर छुटपुट कविताएं लिखता रहा, पत्रिका में छपती भी रही। यूनिवर्सिटी लाइफ में भी हमने पत्रिकाएं लिखी, गाने का भी शौक था तो गाने गाते रहते थे, कभी ऑर्केस्ट्रा पार्टी में और कभी वैसे भी गाते रहते थे। और मतलब मुकेश के गाने पता नहीं क्या था, मेरे गांव में पहला रेडियो मेरे गांव में मेरे घर आया था, तो मुझे गाने अपने आप याद हो जाते थे। तो हमारी एक टीचर थी, अब आज भी याद है, शशि प्रभा जैन, तो वो भी गाने की शौकीन थी। बेटा पकड़ के गाना सुना, हमें शर्म आती थी। फिर हम जो गाना सुनाते थे बहुत सारे, तो कहने लगे तुम्हें यार मुकेश बहुत पसंद है। तो हम कहते थे कि नहीं हमें नहीं मालूम ये कौन है, हमें तो यही गाने पसंद है। और आज भी सच बताऊं मीनू जी, ऐसा है कि मुझे कहीं बुखार हो, मैं लेटा हुआ हूँ और मुकेश का गाना आ रहा हो तो मैं उठ के बैठ जाऊंगा, पता नहीं कैसे हमारे खून में स्पंदन होने लगता है, मुझे बहुत पसंद है। बाकी तो सभी गायक अपनी जगह हैं, तो मैं बचपन से ये सब नहीं। वो क्या होता है, कुछ बचपन की यादें होती हैं। जैसे आप अभी अपने गांव जाते होंगे तो उस समय की जब आपके मतलब सारे संबंधी भाई बहन छोटे होंगे, तो उस जगह पर जाके वो यादें बिल्कुल ताजा हो जाती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो रहता है ना, वो एकदम से आ जाता है। तो इस पर शायद से वो इफेक्ट काम करता होगा। अपने लेखन का सिलसिला चलता रहा। और हमारी जो विभागीय पत्रिका थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ऐसा कोई वर्ष नहीं गया जिस वर्ष हमें कोई ना कोई पुरस्कार ना मिला हो, लघु कथा का मिला हो, या चाहे कहानी का मिला हो, चाहे कविता का मिला हो। इवन यहाँ भी मैं सिंथेसाइजर कभी कभी बजा लेता हूँ, सीखता हूँ, वो भी मैंने अपनी पुरस्कार राशि से ही खरीदा था। बैंक से मिली तो मैंने कहा चलो यार स्थायी इसको कर लेते हैं। तो ये मेरा एक साहित्य कह लीजिए, संगीत कह लीजिए, ये हमें आरंभ से शौक रहा। हाँ, ये बैंक में कुछ व्यस्तता इतनी ज्यादा रही कि मैं अपनी किताबें जरूर उस समय नहीं छपा पाया, पर बहुत सारी मैगजीनों में छपता रहा। एक बात और, मैं मंचीय कवि सम्मेलन मैंने बहुत किए हैं, और बैंगलोर हैदराबाद जैसी जगह पे मैं पढ़ने गया हूँ। और मंची कवि सम्मेलन में संचलन और कविताएं पढ़ना, हाँ जॉब के टाइम में गया हूँ। और मैं जब विदिशा में था तो मेरा एक स्थायी कॉलम आता था नवभारत में, खबरों पर निशाना।
अच्छा। उसमें जो कोई भी 10 खबरें छांटते थे, कुछ राष्ट्रीय, कुछ अंतर्राष्ट्रीय और कुछ स्थानीय खबरें, फिर उन पर चोट करते थे। आपको उदाहरण बताएं, वो बड़ा मजेदार कॉलम था और बहुत पसंद किया जाता था। अच्छा। जनता उसको चटकारे लेकर पढ़ती थी, प्रत्येक होटल पर जोर जोर से बांटते थे, लोग हंसते थे। अच्छा। उस कॉलम में क्या था कि जैसे उन्होंने एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक खबर छपी कि दमोह में एक पेपर आया बोर्ड की परीक्षा में, दमोह सागर में, और उसमें उन्होंने पूछा कि जूते का पास्ट टेंस क्या है। और देखिए शिक्षक इतने अल्पज्ञानी हो गए हैं, जूता तो संज्ञा है, उन्हें ऐसा प्रश्न नहीं देना चाहिए थे। अब ये मेरी खबरों का निशाना बनती है। मैंने पहले इस खबर देते थे हम कि ऐसी ऐसी खबर छपी है, तो इसमें मेरा कहना ये है कि शिक्षक को कृपया अल्पज्ञानी ना समझें। जूता भले ही संज्ञा होता हो, पर उपयोगिता की दृष्टि से जूता काम में आता था, आता है और आता रहेगा। और अब अंत में छंद देते थे, जूता में गुण बहुत है उसका ऊंचा नाम, जूता में गुण बहुत है उसका ऊंचा नाम, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबके आवे काम, सबके आवे काम, पैर का मान बढ़ावे, कर गुंडों को ठीक, जे बिगड़े काम बनाबे, कह सोनी कबीराय, बड़ा इसका बलबूता, इसीलिए तो संसद में भी चलता जूता। तो इस तरह अनायास व्यंग मेरी कविता में, चाहे मैं कविता लिखूं, चाहे गद्य लिखूं, चाहे भाषण लिखूं, चाहे छंद लिखूं, पता नहीं कैसे व्यंग अनायास उसमें प्रवेश कर जाता है किसी न किसी रूप में। तो ये कॉलम भी अच्छा चलता था। अब उसके बाद मैं रिटायर हुआ जब 2015 में, कुछ उलझनों में भी फंसा रहा 1-2 साल, फिर मैंने अपनी पहली किताब 2017 में निकाली, और उस साल से मैंने सोचा कि ज़्यादा नहीं तो प्रत्येक वर्ष एक किताब निकलना चाहिए। तो प्रत्येक वर्ष एक किताब निकलती है हमारी किसी न किसी विधा की, क्योंकि ईश्वर ने कुछ ऐसा दिया है कि व्यंग से शुरुआत की थी, गद्य व्यंग भी लिखता हूँ, व्यंग कविताएं भी लिखता हूँ, उसके बाद गीतों की तरफ मुड़ गया, गीत भी लिखे, इक्का दुक्का गजलें भी लिखी, थोड़ी बहुत क्षणिकाएं भी लिखी। इसके बाद कांताराय जी की आग्रह से कि आप लघुकथाएं क्यों नहीं लिखते, लघुकथाएं मैं पहले भी लिखता था, 90 में मेरी लघुकथा बहुत पुरस्कृत हुई थी, परंतु इक्का दुक्का लिखता था। तो फिर मैंने ज्यादा लघुकथाएं लिखने लगा। तो पहला तो मेरा व्यंग संग्रह आया, कविता व्यंग कविता संग्रह, दूसरा फिर मेरा लघुकथा संग्रह आया, अपने अपने समीकरण, फिर तीसरा मेरा कहानियों का संग्रह है, कटघरे में हम सब, फिर चौथा फिर हमारा एक लघुकथा का संग्रह आया, फिर एक कहानी का संग्रह आया। तो ऐसे लगातार चलता रहा। अभी मेरा एक इसकी बुंदेली कविता की, क्योंकि चूंकि बुंदेलखंडी मूल स्वर तो हमारा बुंदेलखंडी है ही, और आकाशवाणी में मेरा जो पंजीयन है वो बुंदेलखंडी प्रभाग में ही है। तो जितनी भी बुंदेली कविताएं हैं वो मैं आकाशवाणी के लिए लिखता हूँ। और दूरदर्शन पे जो मेरे हैं साक्षात्कार, बैंकिंग योजनाओं के संबंध में, सरकारी योजनाओं के संबंध में और कविताओं के, ये हमारे दूरदर्शन पे आया करते हैं, तो उनके लिए लिखना होता है। और इस तरह हमारा साहित्यिक सफर चल रहा है। कई लोगों से हमें ज्ञान मिला, और कई लोग, जैसा कि अभी आपने बताया कि 2017 से लगातार आप एक पुस्तक का आपका जो प्रकाशन है हर वर्ष होता है। तो आप जैसे मेरे सामने बहुत सारी पुस्तकें हैं जो आरंभ में भी मैंने दिखाई थी, और कुछ इसके बारे में हाँ, ये तो सबसे पहले जब मैं बैंक में ही था, किताबों का समय नहीं मिलता था, तो मैंने इसमें चुनिंदा गीत और व्यंग कविताएं और क्षणिकाएं बहुत सारी, इसमें भी ये फोल्डर निकाला जिसके कम से कम 10-12 पृष्ठ हैं। और ये मैं नौकरी में था 2012 में, पेपरिया में था उस समय, मैंने निकाला और ये काफी पसंद किया गया। और लोग जैसे अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं, मैं एक फोल्डर किसी को पकड़ा देता था, तो इसमें हमारा परिचय भी था और इसमें हमारे व्यक्तित्व का परिचय भी था और कृतित्व का परिचय भी था। तो ये हमारा उस समय निकला था, छींटे और बौछार। अब इसके बारे में बताइए, ये आपका इसके बारे में जो मैंने ये, इसके बाद सारे बबुले संत हो गए, इस शीर्षक की प्रेरणा हमें माननीय हरिशंकर परसाई से मिली। हरिशंकर परसाई ने एक जगह अपने व्यंग में लिखा है कि साधु वैसे तो पता नहीं चलता कि भारत भूमि पर सब नागरिक हैं कहाँ, साधु संत हैं कहाँ, पर जैसे ही चुनाव आते हैं एकाएक शुभ्र वस्त्र वेशा में अनेकों संत जन घूमने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि यह धरा संतों से खाली नहीं है। क्या बात। तो मुझे लगा कि चुनाव के समय जो बगुले जो
ध्यानस्थ बैठे रहते हैं संतों की तरह, और जैसे ही मछली आई उसमें फट से चोंच मारी और पकड़ा। तो चुनाव के समय ऐसे ही काम करते हैं वो, वोटरों को पकड़ने के लिए बगुले भगत बन जाते हैं। तो ये आया सारे बगुले संत हो गए, क्योंकि इसमें है भी चुनाव की और कई तरह के व्यंग हैं। और इसकी मैं बताऊं आपको भूमिका, जो सुप्रसिद्ध क्षणिका जो लिखती हैं डॉक्टर सरोजनी प्रीतम, वो ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष भी हैं और मेरी मित्र भी हैं। तो उन्होंने इसकी भूमिका लिखी है, डॉक्टर सरोजनी प्रीतम ने इसकी भूमिका लिखी है और ये काफी पसंद की गई थी। क्योंकि जब चुनाव भी एक जादूगरी से कम नहीं होते मीनू जी। जैसे चुनाव होता है तो अचानक खाद जो नहीं मिल रही थी वो मिलने लगती है, पेट्रोल सस्ता हो जाता है, अक्कड़ बक्कड़ चालू चक्कर, मिल रही खाद केरोसिन शक्कर। अब चुनाव का मौसम आया, घर घर में खुशियां भर लाया। राजमहल में रहते थे जो पिछड़ों के भगवंत हो गए, अब वे मछली ना फांसेंगे, सारे बगुले संत हो गए। इसका उल्लेख बिच्छू.com ने और कई इन्होंने भी किया है कि वास्तव में सोनी जी ने जो किताब लिखी है, जो कविता है, उसी तरह आज संतों की भूमिका में लोग देखे जाते हैं। तो इसको कई लोग संदर्भ पुस्तक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, व्यंग के रूप में। अरे वाह, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके बाद में ये आई अपने अपने समीकरण। वास्तव में दुनिया में हमने देखा है कि सामने वाला आज के जमाने में जब मिलता है, आप उससे मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं, हर आदमी सोचने लगता है ये मेरे किस काम में आ जाता है, किस काम में आ सकता है। वो अपना समीकरण फिट करने लगता है। किसी ने कहा कि मैं मंत्री जी का पीए हूं, तो आपका दिमाग फट से दौड़ने लगेगा, अरे इससे मेरे क्या काम बन सकते हैं। अगर किसी ने मित्रता हुई, कहा कि डॉक्टर मिलने आपके घर आया, तो आप इससे नहीं चूकेंगे, अरे डॉक्टर साहब देखिए इस बच्चे का भी कल से जुकाम हो गया है। तो मतलब मैंने देखा कि इधर लोग अपने अपने समीकरण पहले फिट करते हैं, उसको उसी के हिसाब से मित्रता बढ़ाते हैं। तो इसमें बड़ी अच्छी कहानियां हैं और लघुकथाएं हैं, कहानियां नहीं, इसमें लघुकथाएं हैं। और लघुकथा में हमने बड़े प्रयोग भी किए हैं। लोग कहते हैं कि लघुकथा तो वैसे भी बहुत छोटी होती है, पर हमने इसमें बहुत छोटी लघुकथाएं, माने एक वाक्य की लघुकथा भी लिखी है। अच्छा, ये हमारा एक प्रयोग था। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने इसमें एक लघुकथा लिखी है। नींबू मिर्ची को आमतौर पर लोग दुकानों पर टांगते हैं कि नजर न लगे, तो एक लघुकथा है, एक वाक्य की लघुकथा है इसमें। अच्छा। कल तक शोरूम पर शाम से टंगे, कल शाम तक शोरूम पर शाम से टंगे नींबू मिर्ची को ना जाने किसकी नजर लग गई। आज चौराहे तले सबको पैरों तले, आज चौराहे पे सबके पैरों तले कुछ न पड़ा है। ये छोटे छोटे प्रयोग किए हैं। जैसे कि एक जीव दया पर एक बड़ा सम्मेलन हो रहा था। वक्ता लोग मंच पर अपनी बात कर रहे थे, पर एक कुत्ता बार बार वहां आकर भौंक भौंक कर उनको व्यवधान डाल रहा था। बोलने वालों को बड़ी दिक्कत जा रही थी। उन्होंने इशारा किया, एक कार्यकर्ता उठा, कुत्ते के 2-4 डंडे जड़े, वो कहीं कहीं करता हुआ भागा। जीव दया पर सम्मेलन शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस तरह की इसमें लघुकथाएं हैं जो अपनी मारक क्षमता और समाज की विसंगतियों पर प्रभाव डालती हैं। अगली किताब आई कटघरे में हम सब। वास्तव में जब हम किसी दोस्त के लिए इंगित करते हैं कि ये ऐसा, तब एक उंगली तो करती है सामने इशारा, एक करती है ऊपर भगवान की तरफ अंगूठा इशारा करता है कि देखो झूठ मत बोलो, भगवान देख रहा है। और 3 उंगलियां खुद की तरफ इशारा करती है कि पहले अपने कर्म तो देख लो, तब सामने वाले को टोको। इस तरह देखा जाए तो हम सभी दूसरों से बोलने के पहले हम सब अपने कटघरे में कैद हैं और हम भी जवाबदेह हैं। कटघरे में जो बैठा है, खड़ा है व्यक्ति, उसको सफाई देना पड़ती है। तो पहले हमें अपने कर्म देखना चाहिए। इसमें बहुत छोटी छोटी कहानियां हैं और बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं और छोटी छोटी हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है कहानियां। जैसे माँ और मोबाइल है, जिस पे कई बार जो शहीद भवन में ड्रामा खेला गया है, इंदौर में भी इसको अशोक गुलानी डायरेक्टर द्वारा माँ और मोबाइल को प्ले किया गया है कि उसमें माँ को बहुत चाहता है पर उनको घर पे भूल जाता है, पिकनिक पे ले जाने ही भूल जाता है। वहाँ पर याद आता है कि अरे माँ तो पीछे बैठने से रहेंगी। बच्चे कहते हैं कि अपन ले आए, अरे छोड़ो, माँ तो माँ, उनको क्या मनोरंजन से लेना देना। फिर इसमें में याद आता है कि वो अपना मोबाइल भूल गया है घर पे। अरे मोबाइल तो भूल ही गया, कैसे काम चलेगा। फिर वो कार दौड़ाते 25 किलोमीटर वापस आता है, वो कहता है माँ हम तुम्हारे लिए लौट कर आए हैं। वो मोबाइल उठाता है, वो माँ को लेता है, चला जाता है। बच्चे कहते हैं देखो पिताजी कितना झूठ बोल रहा है, मोबाइल को लूट। इस तरह की बड़ी मजेदार कहानियां हैं। या एक और कहानियां हैं कि हम सब जूते से पानी पीते हैं।
जूते से पानी पीते हैं का अर्थ ये है कि एक गांव में, बिल्कुल शॉर्ट में सुना रहा हूँ आपको, एक गांव में बहुत सारे लोग रहते थे, पेशी के लिए गए तो अदालतों में जैसा माहौल है, बोले इस काम को करने के तुम्हें छोटे गांधी लगेंगे, इस काम को करने के बड़े गांधी लगेंगे। फिर तीसरा व्यक्ति काम बताता है, अरे बोले ये तो बड़ा मामला है, इसको तो राष्ट्रपिता लगेंगे। अब जब मैंने ये टर्मिनोलॉजी सुनी तो मैं चौंक गया। तब एक ने हमें तहसील के आदमी ने बताई कि देखो भाई, छोटे गांधी माने 100 रुपए, बड़े गांधी माने 500 रुपए, और राष्ट्रपिता माने 1000 का नोट। अच्छा। राष्ट्रपिता। अच्छा। मैंने कहा देखो, गांधी जी जिंदगी भर सत्य के लिए लड़ते रहे और उनके ही नाम पे इन लोगों ने झूठ की टर्मिनोलॉजी, रिश्वत की टर्मिनोलॉजी बना ली। और जब वो लौटते हैं गांव से अपना काम करा के, तो बहुत जोर से प्यास लगती है, गला सूखने लगता है, छटपटाने लगते हैं। वो आसपास पानी देखते, तब उन्हें कुआं मिलता है, पर रस्सी बाल्टी नहीं मिलती। एक छोटी बाल्टी तो मिलती है, बाल्टी भी नहीं होती और रस्सी नहीं होती, पर वो देखते हैं कि हम हाथ अगर इसमें नीचे डालते हैं तो पानी थोड़ा नीचे रह जाता है। तो सब लोग कहते हैं यार कैसे पानी पिए, लेकिन सब लोग कहते हैं कि यहाँ कौन देख रहा है, अपना जूता उतारो, उसमें पानी में डालो और जूते से पानी पी लो। तो वो जूते से पानी पी लेते। एक आदमी ईमानदार रहता है और वो कहता है कि नहीं भाई, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मैं चमड़े के जूते से तो पानी नहीं पीऊंगा। तो बोले तू मत पी, हम तो पिएंगे। 9 लोगों ने पी लिया, 10वें व्यक्ति ने जूते से पानी नहीं पिया। अब इनको रास्ते में डर लगा कि पानी तो पी लिया, ये गांव में जाके सरपंच से बोलेगा, पंचायत से बोलेगा, हम सब जात बाहर हो जाएंगे। तो 9 ने सलाह कर ली और जैसे ही गांव पहुंचे बोले सरपंच साहब बाहर आइए, पटेल साहब बाहर आइए, इस आदमी ने जूते से पानी पिया है। अब वो चिल्लाता है कि नहीं साहब, इन 9 ने पानी पिया है, हमने नहीं पिया है, इनका धर्म भ्रष्ट हुआ है ना, जाति से बाहर करो। सरपंच साहब कहते हैं क्यों रे, वो 9 के 9 झूठे और तू सत्यवादी हरिश्चंद्र का बाप हो गया है। बोले तूने जूते से पानी पिया, तेरा समाज से निकाला करते हैं, इसको तनखैया घोषित करो। तो आज ये हो गया है कि जूते से पानी पीने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है और सत्य वाले अल्पसंख्यक रह गए। ये स्थिति आई है। इस तरह की कहानियां इसमें जो समाज की प्रथाओं पे, परंपराओं पे, आडंबरों पे, झूठ पे, ढोंग पे चोट करती हैं। इस तरह की कहानियां इसमें। ये अगली किताब है वो 30 घंटे। वो 30 घंटे जो है हमारी कोरोना काल की शोधपरक कहानियां हैं इसमें। इसमें शोधपरक इसलिए कह सकते हैं कि पूरे समय हम न्यूज से चिपके रहे, पूरे समय अखबार पढ़ते रहे, पूरे समय लोगों की अफवाहें भी सुनते रहे। फिर हमने उनमें से सॉर्ट आउट किया कि सत्य घटनाएं कौन कौन सी हैं, फिर उनको चुना और अपनी कहानी का पात्र बनाया। उसमें इंसानियत खंड खंड हो रही थी। अपने अपनों को, पिताजी को भी कंधा देने से, मतलब लाशों को कंधा मिलना दूर। मैं समझता हूं कि हमारी आज की पीढ़ी ने बहुत बड़ी बड़ी त्रासदियों को भुगता है और उसके गवाह हम रहे हैं। हमने देखा है कि यूनियन कार्बाइड में गैस से कैसे लाशें सड़ रही थी, कैसे हजारों लोग मरे थे। हमने देखा है राम मंदिर मस्जिद कैसे गिरी और राम मंदिर को कितना संघर्ष करना पड़ा। हमने सदी बदलते देखी है, हमने कोरोना काल की भयानक त्रासदी देखी है। ऐसे हमारी पीढ़ी वो है जो बड़ी बड़ी घटनाओं की गवाह रही है। तो इसमें एक दो तो अन्य कहानियां हैं, बाकी कोरोना काल की घटनाओं पर केंद्रित बड़ी वो कारुणिक कहानियां हैं। और वो कहानियां, मेरी कहानी में मैंने एक सिद्धांत रखा है कि मैं अकेले प्रश्न नहीं उठाता हूँ, प्रश्नों के समाधान देने की भी कोशिश करता हूँ। अच्छा। तो इसमें हमने जो प्रश्न उठाए हैं उसके समाधान भी दिए हैं। वो 30 घंटे, ये मेरी कहानियों की किताब है। ये पढ़े लिखों के शहर में इसको जानने की, तो ये पढ़े लिखों के शहर में भी एक मजेदार, इसमें इसी तरह की एक कहानी है। वास्तव में एक व्यक्ति सोचता है और वो एक शहर जाता है और कहता है भैया मैं रिटायर्ड हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे शहर में बसूं, तो ये शहर में प्लाट खरीदूं, तो ये शहर कैसा है। तो वो आदमी बताता है कि ये हमारा शहर बहुत अच्छा है, ये पढ़े लिखों का शहर है, ये मूर्खों का शहर नहीं है। तो बोले पढ़े लिखे का मतलब क्या है। बोले यहाँ हम सब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और बोले यहाँ किसी का किसी से भी झगड़ा होता है तो कानून से उसका हल निकलवाता है, थाने में रिपोर्ट करता है, कानून के रास्ते पर चलता है। और बोले कि इसलिए हमारे पढ़े लिखों का शहर है, तो हम सीधे कानून की लड़ाई लड़ते हैं, उजड़ गंवारों की तरह अपने लड़ने नहीं लग जाते। ये हमारे पढ़े लिखों का शहर है। तो कहें तो आपको प्लाट दिला दूं। तो मैंने उसको उत्तर दिया कि नहीं भाई, ये पढ़े लिखों का शहर हमारे काम का नहीं है।
चलता हूँ किसी अनपढ़ों के शहर, क्योंकि वो आपसे झगड़े पंचायत बिठाकर सुलझा लेते हैं, प्रेम भाव से सुलझा लेते हैं। मैं समझ गया आपके यहाँ छोटी छोटी बात पर सीधे थाने चले जाते हैं और कचहरी चले जाते हैं। इससे तो हमारा कम पढ़े लिखों का और अनपढ़ों का शहर अच्छा है, जहाँ मानवीय संवेदना है। इस तरह हमने उसको दिया। इसमें भी लघु कथाएं हैं, छोटी छोटी लघु कथाएं हैं जो जीवन दर्शन से जुड़ी लघु कथाएं हैं, और हर क्षेत्र की लघु कथाएं आध्यात्म की भी हैं, शांति की हैं, प्रेम की हैं, सद्भाव की हैं। और दूसरा मेरा एक प्रण है कि मैं कभी नकारात्मक नहीं लिखूंगा। जीवन में जो भी लिखूंगा जोड़ने वाला लिखूंगा, तोड़ने वाला नहीं लिखूंगा। लोगों को प्रेरणा देने वाला लिखूंगा, सत्य के आचरण पर, सदाचार के आचरण पर चलने की शिक्षा दूंगा। कभी मैं गलत का पक्ष नहीं लूंगा, जैसा कि आजकल चल रहा है दुनिया भर का रोना धोना और सरकार की बुराई देना, सरकार को गाली देना। मैं समझता हूं कि रोने धोने से आदमी कहीं नहीं पहुंचता है। सकारात्मक विचार अगर आदमी के मन में है तो छटपटाहट कम होती है, जीवन जीने का मार्ग सुगम होता है। और एक और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, ये जनता की मांग पर ली गई है, ये किताब लाई गई है। असल में हुआ क्या, मुझसे बहुत लोग बोलते कि आपकी समीक्षा बहुत उत्कृष्ट कोटि की होती है। लोगों का ऐसा कहना, मैं नहीं मानता हूँ, पर लोग कहते हैं आपकी समीक्षा बहुत अच्छी होती है। और बड़े बड़े रचनाकार जो बड़े स्वनाम धन्य हैं, जिनको बड़े बड़ा साहित्यकार हम मील का पत्थर कह सकते हैं, देवेंद्र दीपक हैं, या कि अपने तुम्हारे पंत जी हैं हिंदी में बन के, या कि अपने बटुक चतुर्वेदी थे, या कि दिलजीत सिंह थे, और भी हिंदुस्तान से कई बड़े बड़े राइटर की किताब आती है लेखकों की, और हम उनकी समीक्षा करते हैं जो बहुत पसंद की जाती है। तो लोगों ने हमसे कहा कि साहब समीक्षा एक बड़ा गूढ़ विषय है, और जब हम बाजार में उसकी किताबें देखने जाते हैं तो ऐसी तो मिल जाती है कि राम नागार्जुन के साहित्य की समीक्षा, निराला के साहित्य की समीक्षा, पर हमें ऐसी किताब कहीं नहीं मिलती जिसमें सरल रूप में, संक्षिप्त रूप में समीक्षा के सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें हम सीखने वालों के लिए आसानी हो और हम भी समीक्षा कर सकें। समीक्षा का शौक बहुत लोगों को होता है, परंतु समीक्षा कर्म बहुत सदा हुआ कर्म है, उसके साथ न्याय नहीं कर पाते। तब मेरे मन में विचार आया कि लोग ऐसी मांग कर रहे हैं तो मैं एक किताब क्यों ना लिखूं। इस किताब में मैंने संक्षिप्त और सरल समीक्षा के सिद्धांत लिखे हैं, जिसमें समीक्षा के प्रकार क्या होते हैं, परिभाषा क्या होती है, भारतीय समीक्षाएं कैसी लिखी जाती हैं, विदेशी समीक्षाएं कैसी लिखी जाती है, विद्वानों ने क्या कहा है, एक आदर्श समीक्षा कैसी होनी चाहिए, फिर एक आदर्श समीक्षक को क्या होना चाहिए, वो उसको कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, फिर समीक्षा में क्या क्या शोधपरक ग्रंथ पूरा एक। और अच्छी बात यह है कि अभी मेरे ये इसमें मुझे और भी इसमें परिवर्तन करना है। उसके पहले ही मैंने ये हिंदी भवन में दी थी, तो उन्होंने इस पर जो अखिल भारतीय अंबिका प्रसाद दिव्य समालोचना पुरस्कार इस पर घोषित किया है, जो अभी निकट भविष्य में मुझे दिया जाएगा। तो मुझे ठीक लगा कि लोगों को ये पसंद आई। उन लोगों ने बताया कि आपकी बहुत अच्छी किताब है और ये मार्गदर्शन का काम करती है, नौसिखियों। जैसे कि हमने अभी देखा कि आप बहुत सारी पुस्तकें आपकी जो है प्रकाशित हो चुकी हैं, क्योंकि जब आप सृजनरत रहते हैं तो जाहिर सी बात है भविष्य की भी आपकी योजना होंगी, भविष्य में आप क्या लिखने वाले हैं ये भी हम पहले से ही हमारी प्लानिंग में शामिल होता है। तो आपकी भविष्य की जो भी साहित्य को लेके जो भी योजना है वो हम जानना चाहेंगे। जी धन्यवाद मीनू जी। अभी एक किताब तो हमारी इंदिरा पब्लिकेशन को दी हुई मैंने, उसका नाम है सुनो सूरजमुखी, और मुक्त छंद कविताओं की है। एक किताब और तैयार रखी है जो बुंदेली रचनाओं की है, हास्य व्यंग रचनाएं हैं बुंदेली भाषा में, और एक अभी संस्मरण की किताब में वर्तमान में लिख रहा हूँ। तो वो उसमें हमारे पूरे जीवन के संस्मरण हैं, बड़े मजेदार हैं वो भी सामने आएगी। और एक बड़ी खास किताब है, चूंकि मैं लघुकथा शोध केंद्र का उपाध्यक्ष भी हूँ, और लघुकथा शोध केंद्र में डिप्लोमा कोर्स आरंभ हो चुका है, कांता राय जी क्लासेस लेती हैं, और डिग्री कोर्स तैयार करने के लिए, क्योंकि वो RNTU से विश्वविद्यालय से संबद्ध है, उन्हीं की परीक्षाएं होती हैं, तो उसकी कोर्स की किताबें तैयार की जा रही हैं। सब अलग अलग लोग कर रहे हैं, अलग लोग। और मैं एक ग्रेजुएशन में चलने वाली एक लघुकथा शोध केंद्र के लिए विदेशी लघुकथाओं की एक किताब में अभी वर्तमान में तैयार कर रहा हूँ। इस तरह हमारे 4-5 किताबों पे अभी काम वर्तमान में चल रहा है, जल्दी ही आपके सामने आएंगी। जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम भी चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को और हमारे हाथों में भी आपकी नवीन कृतियां आए और आपका सृजन धर्म यूं ही आगे बढ़ता रहे। जैसा कि हम देखते हैं कि जब भी आप कोई काम मन लगा कर करते हैं, दिल लगा के करते हैं, और एक उसमें आप रम कर जब जो कोई काम करते हैं, तो हर साहित्यकार के लिए जो सृजन है ये वही काम होता है जिसमें या जिसके बगैर वो रह नहीं सकता। 24 घंटे कुछ ना कुछ विचार हमारे मस्तिष्क में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, और जब कोई व्यक्ति कहते हैं ना डूब कर हो जाओगे पार,
तो जब हम इस तरह से डूब जाते हैं किसी कार्य में तो उसका फल भी हमें सम्मान या पुरस्कार के रूप में अवश्य मिलता है। और जैसा कि आए दिन मैं पेपर में पढ़ती रहती हूँ कि आपको भी बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। तो मैं जानना चाहूंगी आपका प्रथम सम्मान कौन सा था जो आपको साहित्य के क्षेत्र में मिला, और कितने सम्मानों से आप सम्मानित हो चुके हैं, और ऐसा कौन सा सम्मान है जिसने आपके लेखन की दिशा और दशा को बदल दिया और आपको इतना प्रेरित किया कि नहीं, अब तो सारी चीजें छोड़ के मैं साहित्य सेवा को ही समर्पित रहूंगा? बहुत अच्छे सवाल किया आपने मीनू जी। वैसे तो सम्मानों की गिनती नहीं है, बहुत छोटे बड़े बहुत सम्मान मिले, परंतु सबसे जो बड़ा उल्लेखनीय सम्मान जो मिला था वो मिला था मुझे सन मैं समझता हूँ 95 में। 95 में या 94 में मिला था। 94 मिला था, वो था वर्धा से मिला था। सत्यश्री अलंकरण था वो। और एक दो सालों बाद फिर मिला सत्य रत्न। अच्छा। वो भी वर्धा से मुझे मिला था, सत्य समाज से। मैं चूंकि कई संस्थाओं का अध्यक्ष भी रहा हूँ और सत्य समाज का भी तुम्हारे भोपाल जिले का अध्यक्ष था, तो उसमें मिला था। फिर मुझे अखिल भारतीय स्तर के, प्रादेशिक स्तर के, स्थानीय स्तर के कई सम्मान मिले हुए हैं। बहुत सारे हैं, अगर उनका नाम गिनाऊंगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। परंतु अभी जो साहित्य अकादमी का है, सुभद्रा कुमारी चौहान कथा पुरस्कार, ये मुझे मिला है। इस पे हमारी जो एक कटघरे में हम सब, इस पुस्तक पर मिला है 51,000 का। और भी कई सम्मान 11,000 के, 5,000 के, इस तरह के कई मिले हैं। 1100 के भी मिले हैं। और इस तरह हमें कई अखिल भारतीय स्तर के सम्मान मिले हैं, कई मध्य प्रदेश स्तर के भी सम्मान मिले हैं। और लंबी सूची है, बताऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा। परंतु ये है कि मुझे सबका प्यार बहुत मिलता है, स्नेह बहुत मिलता है। मैं किसी तरह की गुटबंदी में नहीं रहता हूँ, चूंकि निरपेक्ष ढंग से अपना रचना पाठ लिखता हूँ, रचना पाठ भी करता हूँ। और दूसरी बात, लोग कहते हैं कि आप बहुविधाओं में क्यों लिखते हैं, तो मैं कहता हूँ ये तो सरस्वती जी का प्रसाद है। कभी वो लड्डू दे देती है, कभी पेड़ा दे देती है, कभी बर्फी दे देती है, जो वो दे देती है मैं बड़े सहज भाव से रख लेता हूँ, जो से भाव आ जाते हैं। फिलहाल मेरा अभी जो है कथाओं पे, लघु कथाओं पे और कहानियों पे विशेष कार्य चल रहा है। और बाकी तो सभी तरह की किताबें में चलते चलते हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दें, क्योंकि आप बहुत सारे विधा में भी लिखते हैं और समीक्षा में तो आप सिद्धहस्त हैं ही। तो कुछ भी लेखन से संबंधित, आम जिंदगी से संबंधित, जो भी आप कहना चाहें। धन्यवाद मीनू जी। वास्तव में मैं यही कहूँगा, सबसे लोग लिखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और पढ़ने में, बोलने में, कविता कहने में। मैं कहता हूँ कि आप पढ़ें अवश्य, पुराने साहित्यकारों को भी पढ़ें और समकालीनों को भी पढ़ें। लोग एक भावना लोगों की ये होती है कि साहब जो कुछ थे वो तो परसाई लिख गए, उनके आगे कोई व्यंग्य नहीं लिख सकता। जो कुछ लिख गए, निराला जी लिख गए, अब कोई कविता नहीं लिख सकता। मैं उनका खंडन करता हूँ। हमेशा हर युग में अच्छा भी लिखा जा रहा है, खराब भी लिखा जा रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि पढ़ें पहले। जब आप दूसरों को पढ़ेंगे तब आपके चिंतन में प्रखरता आएगी, स्पष्टता आएगी, और आप भाषण भी अच्छा दे पाएंगे, आप लघु कथा अच्छी लिख पाएंगे, कहानी अच्छी लिख पाएंगे, आप विश्लेषण अच्छा कर पाएंगे, समीक्षा भी अच्छी कर पाएंगे। तो अगर आप ये सब करना चाहते, अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत जरूरी है। और उसमें मेरा कहना रहता है कि ऐसा नहीं है कि केवल पुराने साहित्यकारों को तो मेरा प्रणाम है, वो हमारे मार्गदर्शक थे, परंतु उनको भी पढ़िए और अपने समकालीनों को भी जानिए कि समकाल में कैसा लिखा जा रहा है। क्योंकि हम अपने लेखन में आज भी, अगर हम जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के जमाने की भाषा लिखेंगे, आवो जावो, तो वो लोग पसंद नहीं करेंगे ना। तो हमें वक्त के हिसाब से, क्यों साहित्य ने, हमेशा समझिए, साहित्य ने मनुष्य को अधिक सभ्य और सुसंस्कृत बनाकर इस दुनिया को जीने के योग्य बनाया है। तो साहित्य बहुत बड़ी चीज है। तो अब ये पुरस्कार जो हमें मिलते हैं, या साहित्य हमें बताता है, ये हमें और अधिक जिम्मेदार बनाता है। हम जो कुछ भी लिखें समाज के कल्याण में लिखें, क्योंकि जो हित साहित्य है वही तो साहित्य है। तो हम जो भी लिखें सकारात्मक लिखें, अच्छा लिखें, हित साहित्य लिखें, गहन अध्ययन करें, तब हम जो कुछ देंगे समाज को वो विष नहीं होगा, वो अमृत होगा, वो समाज के लिए अच्छी दिशा देगा। क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी, हम तो कहीं चले जाएंगे, हमें साहित्य के माध्यम से ही जानेगी। हम कुछ ऐसा छोड़ जाएं जो उन्हें पढ़ने पर लगे कि नहीं, हमारे पूर्ववर्ती साहित्यकार कुछ हमें अच्छा छोड़ गए हैं, उन्हें अफसोस ना हो।
कि कुछ करवा छूट गए। बहुत ही शानदार आपका संदेश है कि हमें कुछ सकारात्मक जो अपनी तरफ से जितना हो सके, क्योंकि आप देखते हैं कि परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन एक अच्छा साहित्यकार या अच्छा व्यक्ति वही है जो परेशानियों को दरकिनार करके और उनसे जीते। और जब आप किसी चीज से जीतते हैं तो उसको अपनी लेखनी में अवश्य उतारें, और बच्चों को भी आगे वाली जो एक बात मैं इसमें बीच में कहना चाह रहा हूँ, बड़ी मजेदार है कि मैं कई लोगों को ये अनुभव देता हूँ, जब वो कहते हैं ये हमारी परेशानी है जिंदगी की, वो परेशानी है, हम बड़ी परेशानी है वो, तो हम कहते देखो बेटा, भगवान ने तुम्हें दुनिया में लाते ही संकेत दे दिया था कि तुम परेशान रहोगे। कहते ना बोनी बट्टा जैसा होता है, भगवान चाहते तो तुम्हें हंसते हंसते भी पैदा कर सकते थे, पर तुम जैसे ही दुनिया में पैदा हुए रोने लगे। भगवान ने संकेत दिया कि बेटा जिस दुनिया में तुम जा रहे हो तुम्हें पग पग पे रोना पड़ेगा, इसलिए तेरी शुरुआत में रोने से कर रहा हूँ। इंसान तो वही है जो ऐसी परिस्थितियों में हंस के बताए। यही मेरा आपको संदेश है। परिस्थितियों से लड़ें, संघर्ष करें, हथियार ना डालें, हार ना माने, हमेशा सकारात्मकता का प्रकाश फैलाएं और अपने साहित्य की सुगंध बिखेरें। यही मेरा अंतिम संदेश है। सही बात है। तो कहा भी जाता है लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, है ना। गुलाब आपको हर जगह बिखरे नहीं मिलेंगे, कांटे भी आपको मिलेंगे, उनको भी आपको चुनना होगा और उन कांटों से आगे बढ़कर ही आपका जो जीवन है वो सफल होगा। तो आपने इतना वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय सोनी जी, और हमारे दर्शकों को भी हमारा बहुत बहुत मीनू जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाज के साहित्यकारों को जनता से रूबरू कराकर एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि साहित्य के प्रचार प्रसार का ये माध्यम है, ये हिंदी की बहुत बड़ी सेवा है और आप एक अपनी लेखनी के साथ भी न्याय कर रही हैं और आप अपने जीवन को सकारात्मक ढंग से बिता रही हैं इस तरह करके। ये हिंदी साहित्य की बहुत बड़ी सेवा है। मैं भी आपको धन्यवाद कहता हूँ।